Hi, welcome to chapter 8 of the book Obesity Code by Dr. Jason Fung. So हम लोगों ने कल काफी चीजों के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल होता क्या है? तो जेसन फंग कहते हैं आई कैन मेक यू फैट, मैं आपको मोटा कर सकता हूँ। एक्चुअली आई कैन मेक एनीबडी फैट, मैं एक्चुअली में किसी को भी मोटा कर सकता हूँ। हाउ? सो उन्होंने बताया कि ही कैन प्रेस्क्राइब प्रीडेनिसोन। प्रीडेनिसोन एक सिंथेटिक वर्जन होता है ह्यूमन हार्मोन कॉर्टिसोल का। तो कॉर्टिसोल को ही सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर किया गया एंड अगर वो किसी को प्रिस्क्राइब किया जाए तो एक इंसान मोटा हो जाएगा। प्रेडेनिसोन करता क्या है? वो कई सारे डिजीज को ठीक करने के लिए काम आता है, जैसे कि एस्मा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, लूपस, सोराइसिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, कैंसर एंड और भी कई सारे इश्यूज। तो ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए प्रेडेनिसोन काम आता है। बट यही ड्रग अगर किसी को रेकमेंड किया जाए तो वो इंसान मोटा भी हो सकता है, बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट या इट मिमिक्स अवर नेचुरल हार्मोन कॉर्टिसोल। अच्छा, अब होता क्या है कि व्हाट इज द वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग? ये ड्रग इन सारी अलग अलग बीमारियों को तो ठीक करता है, पर एक कंसिस्टेंट, एक ऐसा रिजल्ट इस ड्रग का क्या है? इस ड्रग का एक कंसिस्टेंट रिजल्ट ये है कि इंसुलिन की तरह ये भी आपको मोटा करता है। कोइंसिडेंटली नहीं करता है। इंसुलिन और कॉर्टिसोल दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। इंसुलिन भी इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन में एंड कॉर्टिसोल भी एक रोल प्ले करता है उसके मेटाबॉलिज्म में, मतलब कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी प्रोसेस कैसे करती है। प्रोलॉन्ग्ड कॉर्टिसोल स्टिमुलेशन विल रेज ग्लूकोज लेवल्स एंड सब्सिक्वेंटली इंसुलिन। आपका कॉर्टिसोल थोड़े टाइम के लिए राइज करे तो ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस मिला तो ठीक है बॉडी के लिए। एग्जाम्पल, हम लोग वर्कआउट करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है फिजिकल स्ट्रेस की वजह से। बट एक प्रॉब्लम है कि अगर यही कॉर्टिसोल पूरे टाइम बढ़ा रहे तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा और उसके रिस्पॉन्स में आपका इंसुलिन लेवल बहुत देर तक स्पाइक्ड अप रहेगा। अब वो स्पाइक्ड अप रहेगा तो एक प्रॉब्लम आएगी कि आप मोटे हो जाओगे। द इंक्रीज इन इंसुलिन प्लेज अ सब्सटैंशियल रोल इन द रिजल्टिंग वेट गेन। कॉर्टिसोल बढ़ा, रिजल्ट में इंसुलिन बढ़ा, इंसुलिन बढ़ा तो रिजल्ट में वेट गेन हुआ। इस तरीके से या इस प्रोसेस के थ्रू कॉर्टिसोल पूरे दिन बढ़ा नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये भी कहा जाता है ज्यादा स्ट्रेस में भी लोग मोटे होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन। सो कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब जब भी हमारी बॉडी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस में होगी तो कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, विच मेडिएट्स द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी का लड़ो या फिर भाग जाओ वाला जो रिस्पॉन्स होता है। किसी ने हम पे अटैक किया तो दो चीजें होंगी, या तो हम उससे लड़ेंगे या फिर वहां से भाग जाएंगे। दोनों के लिए हमें एनर्जी चाहिए, लड़ने के लिए भी और भागने के लिए भी। चाहे हम भूखे पेट हों, हम खाली पेट हों, हमने 2 दिन से कुछ ना खाया, बट फिर भी हमें लड़ने की एनर्जी आती है। ये एनर्जी देने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉर्टिसोल। सो एक सेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं परसीव्ड थ्रेट्स के लिए। ठीक है, जब भी आपके पास आपकी बॉडी के ऊपर कोई थ्रेट आएगा तो हमारी बॉडी इस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करती है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाती है और हमें एनर्जी मिलती है काम करने की। कॉर्टिसोल इज अ क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोज प्लस कॉर्टेक्स प्लस स्टेरॉइड, इट इज प्रोड्यूस इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड में जाके ये बनता है। पेलियोलिथिक टाइम्स में, मतलब पहले के टाइम पे स्ट्रेस था जिसकी वजह से मोस्टली जो स्ट्रेस होता था लोगों में पहले के टाइम पे, पेलियोलिथिक टाइम पे जब हम गुफाओं में रहते थे, तो इट वाज मेनली फिजिकल स्ट्रेस। कोई मेंटल स्ट्रेस लोगों को ज्यादा नहीं हुआ करता था। फिजिकल स्ट्रेस होता था मतलब कोई जानवर उनके पीछे पड़ गया, चेज बाय प्रेडेटर, तो कॉर्टिसोल हमारी बॉडी को बेसिकली ये प्रिपेयर करता था कि आप कोई एक्शन लो, या तो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ या फिर उस जानवर से लड़ाई करो। तो तब हमारी बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता था। एक बार जब भी हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो वो हमारी बॉडी की ग्लूकोज अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, जिसके बाद हमारी मसल्स में काम करने की एनर्जी आती है, जो कि हमें भागने में हेल्प करता है और हमें उस जानवर के द्वारा खाए जाने से बचाएगा। ये प्रोसेस होता है कॉर्टिसोल का। जितनी भी अवेलेबल एनर्जी इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सर्वाइविंग द स्ट्रेसफुल इवेंट। बॉडी इस तरीके से काम करती है ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कि वो सारी एनर्जी उस तरफ धकेल देती है जो हमारी जान बचाने के लिए काम आ जाए। एग्जाम्पल, हमें पैरों से भागना है तो हमारे पैरों की तरफ एनर्जी धकेल देगी। अगर आपको स्विमिंग करनी है और पीछे क्रोकोडाइल पड़ा है तो आपके हाथों में एनर्जी धकेल देगी ताकि आप स्विमिंग तेजी से कर पाओ। बॉडी बहुत स्मार्ट है। सो जितनी भी एनर्जी वो उस तरफ डायरेक्ट हो जाती है। ग्रोथ, डाइजेशन एंड अदर लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर टेम्परेली रिस्ट्रिक्टेड। आपकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी टेम्परेली, उस इवेंट के लिए 10 मिनट की है तो 10 मिनट की ग्रोथ रुक जाएगी। 10 मिनट के लिए बॉडी डाइजेशन पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देगी। 10 मिनट के लिए बॉडी बाकी सारे का फालतू काम तो नहीं, बाकी सारे मेटाबॉलिक काम जो हमारी बॉडी अपने आप कर रही होती है उनको, उनकी तरफ एनर्जी कम पुश करती है। सबसे ज्यादा एनर्जी फोकस करती है उन चीजों पर जो आपको सर्वाइवल में हेल्प करेगी।
सो इस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। ओके, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस। बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होता है। अगर उसे जरूरत पड़ती है और हमारे में स्टोर्ड एनर्जी ना हो तो बॉडी खुद प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करती है और ग्लूकोज बनाने की कोशिश करती है ताकि हमें एनर्जी मिल जाए। विग्रस फिजिकल एक्सर्शन सून ऑफ्टन फॉलोड। तो जब लोगों ने पहले टाइम पे खेती बाड़ी वगैरह सिर्फ फिजिकल स्ट्रेस हटा और फिर लोगों ने धीरे धीरे करके एक्सरसाइज करना स्टार्ट करा अलग अलग टाइप की, तो ये नए नए तरीके बनाए हैं हम लोगों ने ताकि हमारी बॉडी थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आए। इसलिए हम जिम्स अब इतने ग्रो कर रहे हैं, इसलिए फिजिकल एक्टिविटीज पे इतना फोकस किया जाता है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज करो ताकि हम पहले की तरह, खेती बाड़ी तो अब करते नहीं है, अब तो हम कॉर्पोरेट जॉब में है, डेस्क जॉब में है, तो पहले की तरह जो हम काम नहीं कर रहे थे अब वो काम को मिमिक करें और वर्कआउट करें। तो वर्कआउट करने से होगा क्या, हमारी बॉडी का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जागेगा और धीरे धीरे करके हमारी बॉडी टेम्परेली थोड़ी देर के लिए कॉर्टिसोल रिलीज करेगी। शॉर्टली देयर आफ्टर आइदर वी आर डेड और द डेंजर वॉज पास्ट एंड आवर कॉर्टिसोल डिक्रीज बैक टू इट्स नॉर्मल लेवल। तो शुरू में हम लोग भागे, हम लोगों ने एक्सरसाइज करी, हम लोग जानवर से बचे। जैसे ही हम जानवर से बचे उसके बाद हमारा कॉर्टिसोल लेवल नॉर्मल हुआ, हमारा स्ट्रेस कम हुआ, हमारा डर कम हुआ एंड हमारे कॉर्टिसोल लेवल नॉर्मल आ गए और बाकी चीजें भी नॉर्मल हो गई। और ये तो पॉइंट होता है, बॉडी इज वेल अडेप्टेड टू अ शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन कॉर्टिसोल। हमारी बॉडी बहुत भली भांति या बहुत अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए जो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है उसको अडेप्ट करके परफॉर्म करने के लिए तो रेडी है। बट लॉन्ग रन में अगर किसी का स्ट्रेस लेवल पूरे पूरे दिन बढ़ा रहता है तो आती हैं दिक्कतें। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। सो शुरू में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कॉर्टिसोल और इंसुलिन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन हमें मोटा करता है और कॉर्टिसोल जब जब बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि हमें पतला करता है। बट हम लोग ये भूल गए कि इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है। इंसुलिन जब भी हाई होता है, जैसे खाने के बाद हाई होता है, तो बॉडी एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फैट। कॉर्टिसोल अलग तरीके से काम करता है। कॉर्टिसोल बॉडी को एक्शन के लिए तैयार करता है और हमारे स्टोर से एनर्जी निकालने में हेल्प करता है। किस तरीके से एनर्जी निकालता है, वो एनर्जी को इस तरीके से निकालता है कि हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज की तरह यूज कर पाए, आसान भाषा में। सो कॉर्टिसोल एंड इंसुलिन वुड हैव सिमिलर वेट गेन इफेक्ट्स, सीम्स रिमार्केबल। ओके, सो ऐसा एक बार देख के लगता है कि इन दोनों का जो वेट गेन का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा एक जैसा होगा, बट ऐसा है नहीं। होता क्या है कि जब भी हम शॉर्ट टर्म फिजिकल स्ट्रेस लेंगे, मतलब आधे घंटे 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी करी, चलो 2 घंटे ही कर ली, थोड़ी देर का, तो इंसुलिन और कॉर्टिसोल ऑपोजिट रोल प्ले करते हैं। तो इंसुलिन हमें मोटा करेगा और कॉर्टिसोल हमें पतला करेगा। बट अगर हम पूरे पूरे दिन स्ट्रेस में रहेंगे, बी इट फिजिकल और मेंटल, तो ऐसा नहीं होता। अब कई लोग ये बोलेंगे हम पूरे दिन फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो भी क्या हम पतले नहीं होंगे? थोड़ी सी कंसेप्ट बदल जाते हैं। तब कई लोग हैं जो हमें बस सिर्फ कार्डियो करते हुए मिलते हैं, या कई लोग हैं जो सालों साल से चप्पलें घिस रहे हैं अपनी ट्रेडमिल पे बट पतले नहीं हो रहे। तो प्रॉब्लम ये है कि उनका इंसुलिन लेवल जो बढ़ रहा है, या फिर हो सकता है वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्टिविटी इतनी ज्यादा करते हो कि आप इतने ज्यादा थक जाते हो, कॉर्टिसोल आपके एनर्जी लेवल्स को इतना निकाल देते हैं कि आपको फिर उतनी भूख ज्यादा लगती है और आप यू एंड अप ईटिंग रॉन्ग फूड। तो बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल इश्यूज हो सकते हैं। आजकल के टाइम पे होता क्या है कि हमारी जो कई सारी क्रॉनिक नॉन फिजिकल स्ट्रेसेस हैं वो भी हमारे कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाते हैं। मतलब हमारा लाइफस्टाइल, हमारे ऑफिस का स्ट्रेस, हमें किसी ने गाली दे दी, किसी को हमने कुछ सुना दिया, किसी की हमने डेथ देख ली रोड पे, कोई एक्सीडेंट देख ली, ये सब चीजें हमारी बॉडी में स्ट्रेस कॉज कर सकती है जिसकी वजह से फैट गेन, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ सकता है। सो जैसे शादी के इश्यूज है, प्रॉब्लम्स एट वर्क, आर्ग्यूमेंट्स विद चिल्ड्रन एंड स्लीप डिप्रिवेशन, कम सोना भी एक कॉज हो सकता है। इसकी वजह से विगरस फिजिकल एक्सर्शन नहीं होता, सडनली बॉडी को एनर्जी बर्न करने की नीड नहीं पड़ती। सो होता क्या है, इट इज नीड टू बर्न ऑफ द ब्लड ग्लूकोज। क्रॉनिक स्ट्रेस में होता क्या है, ग्लूकोज लेवल जो है वो कॉन्स्टेंटली थोड़ी देर तक के लिए या लंबे समय तक के लिए हाई रहते हैं और हमारी बॉडी लंबे समय तक बढ़े हुए ग्लूकोज को झेलने के लिए तैयार नहीं होती। थोड़ी देर में तो उसे पता है कि शॉर्ट स्पैन के लिए कॉर्टिसोल बढ़ा है, हमें एनर्जी लेवल सडनली बढ़ाना और कहीं पे यूज करना है। बट अगर पूरे दिन स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है नॉन फिजिकल रीजंस की वजह से, तो क्या होगा, नॉन फिजिकल एक्टिविटीज वाले रीजंस की वजह से अगर बढ़ेगा तो हमारी बॉडी उसको समझ नहीं पाती, हमारी बॉडी को नहीं समझ में आता कि पूरे दिन भर बढ़े हुए ग्लूकोज के साथ क्या करना है। क्योंकि मैं खाली सोच रहा हूं कुछ, मैं स्ट्रेस में हूं, उसकी वजह से मेरा ग्लूकोज बढ़ रहा है, बट मैं एनर्जी निकाल नहीं पा रहा कहीं पर भी। और कोई इंसान 16 घंटे अगर स्ट्रेस में, तो 16 घंटे फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता।
आगे चल के होता क्या है कि अंडर क्रॉनिक स्ट्रेस ग्लूकोज लेवल्स में, ओके ठीक है, और ब्लड ग्लूकोज कैन रिमेन एलिवेटेड फॉर मंथ्स, कई महीनों तक हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हो सकता है, जिसकी वजह से इंसुलिन बढ़ेगा। इंसुलिन बढ़ेगा तो घूम फिर के दोबारा से वही होगा जो हर बार होता आया है, हमारा मोटापा बढ़ेगा। 1998 में एक स्टडी हुई थी, इसने बताया कि कॉर्टिसोल लेवल सेल्फ परसीव्ड, खुद अगर मैंने खुद तनाव में हूं ना, या खुद की बनाई हुई सिचुएशन के किसी ने मेरे को ऐसा बोला और मैं स्ट्रेस ले लेता हूं, मतलब पर्पसली नहीं करते, बट कई लोग अपनी खुद की सिचुएशन बना के स्ट्रेस पाल लेते हैं। ऐसे केसेस में भी ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन बढ़ा हुआ पाया गया लोगों में। एक्सटर्नल रीजन नहीं था, वो इंटरनल था, खुद की सोच की वजह से भी लोग मोटे हो जाते हैं। अब क्योंकि इंसुलिन इज अ मेजर ड्राइवर ऑफ ओबेसिटी, अब ओबेसिटी का मेजर कारण इंसुलिन हो रहा है, हमारे कई सारे चैप्टर्स में ये कंक्लूड हो रहा है, तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि बॉडी का जो मास, हमारा जो बीएमआई है और जो हमारी ओबेसिटी है वो बढ़ रही होगी। नो डाउट बढ़ रही है, आजकल स्ट्रेस बढ़ रहा है और मोटापा बढ़ रहा है। ओबेसिटी इज ग्रोइंग एज एन एपिडेमिक, एक वायरल बीमारी की तरह। कोरोना से ज्यादा खतरनाक ओबेसिटी हो चुकी है एक्चुअली में। इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इट इज नॉट नॉर्मल, ये अच्छी बात नहीं है। सिंथेटिक कॉर्टिसोल अगर कोई यूज करेगा तो वी कैन इंसुलिन एक्सपेरिमेंटली, अगर मैं किसी में सिंथेटिक कॉर्टिसोल इंजेक्ट कर दूं तो उसका इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स को कॉर्टिसोल की हाई डोज दी गई और उससे उनका इंसुलिन लेवल बेस लाइन से 36% तक बढ़ गया था। सो इससे क्या कंक्लूजन हुआ कि सिंथेटिक कॉर्टिसोल ग्लूकोज लेवल को 6.5% बढ़ाता है एंड इंसुलिन लेवल को 20% बढ़ाता है। इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि सिंथेटिक कॉर्टिसोल आपके ग्लूकोज लेवल को 6.5% बढ़ाएगा एंड आपके इंसुलिन लेवल को 25% तक बढ़ा देता है। लंबे समय तक ओवर द टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको याद होगा, हमारी बॉडी की एबिलिटी इंसुलिन को प्रोसेस करने की जो खराब हो जाती है, वो भी हो जाती है इसी कारण से। लगातार कई समय तक कॉर्टिसोल बढ़ा रहा तो इंसुलिन बढ़ा रहा, इंसुलिन बढ़ा रहा तो बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है काफी समय तक, अगर लगातार ऐसा होता रहे तो। मेनली इन द लिवर में और मसल्स में। इसका देयर इज अ डायरेक्ट डोज और रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्टिसोल एंड इंसुलिन। हम लोगों ने अभी डिस्कस कर रहा कि कॉर्टिसोल और इंसुलिन का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो इंसुलिन बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिंथेटिक कॉर्टिसोल का लंबे समय तक इस्तेमाल आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाता है और आगे चल के ये आपको डायबिटिक भी कर सकता है। दिस इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस लीड्स बैक टू एलिवेटेड इंसुलिन लेवल, और जितनी ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी उसके बाद आप वो दवाई छोड़ भी दोगे तो भी बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाती रहेगी, बिकॉज बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुकी है। मतलब कॉर्टिसोल खिला खिला के आपने इंसुलिन को यहां तक पहुंचाया और इंसुलिन बार बार यहां तक पहुंचा है, तो आपकी बॉडी ने इतने लेवल के इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस जनरेट कर ली है कि इतना इंसुलिन आता रहेगा तो मैं ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी। तो अब आपने कॉर्टिसोल बंद भी कर दी तो भी बॉडी इतने इंसुलिन के लिए तैयार बैठी है कि इतना आएगा तो मैं कुछ नहीं करने वाली। तो बॉडी को नेचुरली और ज्यादा बनाना पड़ेगा, आपने बॉडी पे लोड बढ़ा दिया है परमानेंटली, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉज मसल ब्रेकडाउन, ये मसल ब्रेकडाउन करते हैं जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस से के लिए, जिसके बाद ब्लड शुगर बढ़ता है। एंड एडिपोनेक्टिन is secreted by fat cells which normally increase insulin sensitivity are suppressed by glucocorticoids. Okay, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी एक अलग टाइप के ड्रग होते हैं जो कि मसल को तोड़ता है, मसल तोड़ के अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड रिलीज करता है, वो अमीनो एसिड से ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है और हमारे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता है। ठीक है, ये एक काम था जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करते हैं। अब हमारे फैट सेल्स नेचुरली एक चीज सिक्रीट करते हैं जिसे कहते हैं एडिपोनेक्टिन, जो कि हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं करता, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ये हमारे फैट सेल्स खुद रिलीज करते हैं, बट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसके रिलीज होने को भी रोक देते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी एक गलत ड्रग हो गया जो कि हमें नहीं लेना चाहिए अनलेस डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, बिकॉज हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे। बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट की जाती है सिंस कॉर्टिसोल जनरली ओपोजेस इंसुलिन। एक तरीके से ये माना जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमें उम्मीद होती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी बॉडी,
क्योंकि कॉर्टिसोल यूजुअली इंसुलिन का ऑपोजिट काम करता है। कॉर्टिसोल ब्लड शुगर बढ़ाता है जबकि इंसुलिन ब्लड शुगर कम करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी होने के लिए, मोटापे के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंट होना जरूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डायरेक्टली हायर इंसुलिन लेवल्स का एक कारण होता है। आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हुई तो आपकी बॉडी अपने आप ज़्यादा इंसुलिन बनाएगी, और इंक्रीज्ड इंसुलिन लेवल, ज़्यादा इंसुलिन अगर आपकी बॉडी में बन रहे होते हैं तो वो ओबेसिटी का मेजर कारण होता है। कई सारी स्टडीज़ ने ये चीज़ कंफर्म करी है, और कई सारी स्टडीज़ ने ये भी कंफर्म करा है कि कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर कॉर्टिसोल हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग कॉर्टिसोल रेजेस इंसुलिन, अगर कॉर्टिसोल बढ़ने से इंसुलिन बढ़ रहा है बॉडी का, तो कॉर्टिसोल कम होने से इंसुलिन कम भी होना चाहिए। We find this effect in transplant patients who take prednisone, synthetic cortisol, for years or decades as a part of their anti-rejection medication. ये वाली चीज हमने कई सारे पेशेंट्स में देखी जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद ये वाली चीज लेते हैं, जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद सिंथेटिक कॉर्टिसोल लेते हैं। एक स्टडी के बाद ये पता लगा कि अगर हम सिंथेटिक कॉर्टिसोल खत्म कर दें तो लोगों के प्लाज्मा इंसुलिन में 25% तक का ड्रॉप आता है, जिसका मतलब लगभग 6% वेट लॉस होता है और 7.7% वेस्ट कम पाई गई लोगों की, जिन लोगों ने सिंथेटिक कॉर्टिसोल लेना कम कर दिया। पर आपकी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी पे कोई डिफरेंस नहीं आया, आपकी बॉडी बस थोड़ा सा फैट लॉस करेगी। अब एक्चुअल क्वेश्चन जो है जिसमें सब लोग इंटरेस्ट होते हैं वो है कि क्या एक्सेस कॉर्टिसोल से वेट गेन होता है? ज्यादा कॉर्टिसोल से वेट गेन होता है? अल्टीमेट टेस्ट इज दिस, कैन आई मेक समबडी फैट विद प्रीडेनिसोन? तो जेसन वंग पूछ रहे हैं क्या मैं किसी को मोटा कर सकता हूँ प्रीडेनिसोन से? अगर है तो एक प्रूव करो कि इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन, लोगों ने ये बोला कि इस चीज को प्रूव करो जिसका कोई कोरिलेशन है, सिर्फ एसोसिएशन, सिर्फ ये होने से वो हो जाएगा ऐसे मत बताओ, प्रूफ दो। सो क्या प्रीडेनिसोन से ओबेसिटी होती है? यस, डेफिनेटली होती है। वेट गेन इज वन ऑफ the most common, well-known and dreaded side effects, and this relationship is casual. तो उन्होंने बोला कि हाँ, डेफिनेटली सिंथेटिक कॉर्टिसोल से मोटापा पक्का 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 बढ़ता है और ये उसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है। इट इज हेल्पफुल टू लुक एट व्हाट हैपन्स टू पीपल विद सर्टेन डिजीज, पर्टिकुलरली कशिंग डिजीज और कशिंग सिंड्रोम, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सेसिव कॉर्टिसोल प्रोडक्शन। इसका एक एग्जाम्पल देखा गया लोगों में, जिन लोगों को कशिंग डिजीज या कशिंग सिंड्रोम होता है, जिसमें लॉन्ग टाइम तक लोगों में कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा होता है, ऐसे लोगों के लिए अगर हम देखें तो 1912 में ये बताया था कि एक 23 ईयर ओल्ड की कोई फीमेल थी जो कि वेट गेन से सफर कर रही थी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ था और उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होने ही बंद हो गए थे। अप टू 1/3 ऑफ कशिंग्स केसेस हाई ब्लड शुगर्स एंड डायबिटीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। कशिंग सिंड्रोम से सफर करने वाले लोगों में अगर हम बात करें तो 1/3 लोगों में, 33% ऑफ कशिंग सिंड्रोम्स पेशेंट्स आर ओबीज एंड उनका इंसुलिन लेवल्स आर हाई एंड their ब्लड शुगर लेवल्स आर हाई एंड डायबिटीज भी होता है उन लोगों को। सो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि कॉर्टिसोल लेवल जब जब बढ़ा है तब तब आपकी बॉडी में मोटापा आया है और आपका इंसुलिन भी बढ़ा है। कशिंग सिंड्रोम का हॉलमार्क क्या है? इवन पीपल विद माइल्ड फॉर्म्स इज वेट गेन। एक हॉलमार्क, कशिंग सिंड्रोम पता कैसे लगता है? मतलब सिम्टम्स तो कई सारे हो सकते हैं स्ट्रेस के, बट कशिंग सिंड्रोम का एक 97% लोगों में वेट गेन देखा गया है और 97% लोगों में एब्डोमिनल वेट गेन है। 94% में बॉडी वेट बढ़ा। ओके, 97 लोगों का पेट बढ़ा, 97% लोगों का, और 94% लोगों का ओवरऑल वेट गेन हुआ है। एंड दिस इज नॉट जस्ट कोरिलेशन, ये सिर्फ एसोसिएशन वाली स्टडी नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। पेशेंट्स गेन वेट नो मैटर हाउ लिटिल। लोग कितना भी कम खा ले वेट गेन होता है, लोग कितनी भी एक्सरसाइज कर ले वेट गेन होता है। ये होता है कशिंग सिंड्रोम। कोई भी डिजीज जो एक्सेस कॉर्टिसोल के सिक्रीशन को कॉज करता है वो वेट गेन करेगा। तो कॉर्टिसोल से वेट गेन होता है, आसान भाषा में लोगों ने ये कंक्लूड करा। However, there is evidence of the association between cortisol and weight gain even in people who don't have Cushing's. ऐसा भी एक एविडेंस देखा गया लोगों में कि देयर इज एविडेंस एसोसिएशन बिटवीन कॉर्टिसोल एंड वेट गेन। जिन लोगों को कशिंग सिंड्रोम नहीं है उनमें भी कॉर्टिसोल और वेट गेन का एसोसिएशन देखा गया है।
ग्लासगो स्कॉटलैंड में एक रैंडम ट्रायल किया गया, रैंडम सैंपल कलेक्ट किया गया। कॉर्टिसोल एक्सक्रीशन रेट्स वर स्ट्रांगली कोरिलेटेड टू बॉडी मास, और उससे ये पता लगा कि कॉर्टिसोल जिसकी बॉडी में जितना बन रहा है उसका बीएमआई और वेस्ट का जो मेजरमेंट है, कमर का जो मेजरमेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा कॉर्टिसोल वाले का ज्यादा वेस्ट निकला और कम कॉर्टिसोल वाले का कम वेस्ट निकला। हाई कॉर्टिसोल लेवल मोटे लोगों में देखा गया। कॉर्टिसोल रिलेटेड जो वेट गेन था, स्पेशली पेट वाला जो फैट था, results in increased waist to hip ratio. The effect is significant because abdominal fat depositions are more dangerous to health than overall weight gain. जितने भी लोगों में ज्यादा देर तक कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहा था, उनका पेट ज्यादा बढ़ रहा था। अगर आपका पेट ज्यादा बढ़ता है तो इट इज अ क्लासिक सिम्टम कि आपका कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा हाई है। और साथ ही साथ ये भी सबको पता होना चाहिए कि ओवरऑल बॉडी में, मेरी अगर पूरी बॉडी में 15 kg और किसी इंसान की 15 kg से भी यहाँ पर बढ़ रहा है और बाकी हाथ वाथ एकदम पतले हैं, तो इट इज नॉट नॉर्मल, डॉक्टर को दिखाइए। अदर मेजर्स ऑफ कॉर्टिसोल कंफर्म्स इट्स एसोसिएशन विद एब्डोमिनल ओबेसिटी। ठीक है, पेट पेट सबका बढ़ता है, कॉर्टिसोल के साथ पेट बढ़ना इज वेरी कॉमन, इट इज अ क्लासिक सिम्टम। पीपल विद हायर यूरिनरी कॉर्टिसोल एक्सक्रीशन हैव हायर वेस्ट टू हिप रेशियोज। जिनके यूरिन में ज्यादा कॉर्टिसोल लेवल्स पाए गए हैं, उनका वेस्ट टू हिप रेशियो ज्यादा आया है। पीपल विद हायर कॉर्टिसोल इन देयर सलाइवा हैव इंक्रीज्ड बीएमआई इन वेस्ट टू हिप रेशियो। जिनके सलाइवा में, थूक में इंसुलिन लेवल, कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा पाया गया, उनका बीएमआई भी बढ़ा हुआ था और वेस्ट टू हिप रेशियो भी बढ़ा हुआ था। कॉर्टिसोल से लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से, कॉर्टिसोल का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर स्कैल्प हेयर एनालिसिस से भी किया जा सकता है ओबीज लोगों में। दूसरा वर्ड ये है कि सब्सटैंशियल एविडेंस है हमारे पास जो कि इंडिकेट करता है कि क्रॉनिकली या लंबे समय तक अगर कॉर्टिसोल का स्टिमुलेशन होता है तो इंसुलिन का सिक्रीशन भी बढ़ेगा और ओबेसिटी भी बढ़ेगी। इसलिए हार्मोनल थ्योरी ऑफ ओबेसिटी इस तरीके से शेप की जाती है, इसलिए इसी को कहते हैं हार्मोनल थ्योरी ऑफ ओबेसिटी, जो कि ये बताता है कि क्रॉनिकली हाई कॉर्टिसोल लेवल इंसुलिन बढ़ाएगा जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ेगी। ऑपोजिट के बारे में क्या ख्याल है? अगर हम किसी का कॉर्टिसोल लेवल अगर कम कर दे तो क्या होगा? ये कंडीशन होती है एडिसन डिजीज की। एडिसन डिजीज में इट इज नॉट नोन एज एड्रिनल इनसफिशिएंसी। तो कॉर्टिसोल हमारे एड्रिनल ग्लैंड में बनता है। जब एड्रिनल ग्लैंड डैमेज हो जाता है तो कॉर्टिसोल लेवल बॉडी में काफी नीचे हो जाते हैं। एडिसन डिजीज का एक हॉलमार्क है वेट लॉस। जिसको एडिसन डिजीज होता है और बॉडी कॉर्टिसोल नहीं बनाती है, उसका वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। 97% पेशेंट्स में वेट लॉस पाया गया। तो मतलब बहुत सिग्निफिकेंट है ये चीज ना, बार बार हमें सेम चीज देखने को मिल रही है। कॉर्टिसोल में एक्ट थ्रू हाई इंसुलिन लेवल। कॉर्टिसोल हाई इंसुलिन लेवल के थ्रू एक्ट करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंट करता है लोगों को। बट देयर में भी अदर पाथवेज ऑफ ओबेसिटी। कई सारे पाथवे ऐसे भी हो सकते हैं ओबेसिटी के जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कवर नहीं करे हों। तो ये बस कोरिलेशन नहीं था, ये डॉक्यूमेंटेड ट्रायल्स है। बट हाँ, हो सकता है कि कॉर्टिसोल इंसुलिन बढ़ाने के अलावा भी किसी दूसरे तरीके से वेट गेन कॉज करवाता हो। बट एक फैक्ट है कि कॉर्टिसोल बढ़ता है तो वेट गेन होता है, सिंपल, लंबे समय तक। और नॉन फिजिकल रीजंस की वजह से अगर कॉर्टिसोल बढ़े तो होता है वेट लॉस, वेट गेन। एंड सो बाय एक्सटेंशन इसको आसान तरीके से ये बताया जाता है कि स्ट्रेस से वेट गेन होता है, जो कि काफी लोगों ने अपने लाइफ में देखा भी होगा। डिस्पाइट द लैक ऑफ रिग्रेस एविडेंस। लोगों को बस ये पता नहीं था कि उसके एविडेंस हैं, उसके डॉक्यूमेंटेड ट्रायल्स हैं या उसके ऊपर रिसर्चेस हो चुकी है। बट ये सबने देखा है, स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस में हम लोग कुछ चीज खाते हैं और फिर हमें लगता है हमने खाया इसलिए मोटे हुए। नहीं, स्ट्रेस इटसेल्फ आपको मोटा करता है। आप सेम चीज खाओ जिंदगी भर पर स्ट्रेस ले लो, तब भी आप मोटे हो सकते हो। स्ट्रेस में ना तो कैलोरीज होती है ना कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बट फिर भी वो आपको मोटा कर सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से एलिवेटेड कॉर्टिसोल होते हैं, लेवल बढ़ते रहते हैं कई काफी लंबे समय तक, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पाउंड से आपके वेट बढ़ता रहता है। स्ट्रेस कम करना मुश्किल काम है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले के लोगों को जो लगता था उससे जस्ट ऑपोजिट एक चीज है कि टीवी के आगे कंप्यूटर के आगे बैठने से स्ट्रेस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उससे स्ट्रेस कम नहीं होता है। जबकि स्ट्रेस रिलीफ एक एक्टिव प्रोसेस है, आपको उसमें खुद हिस्सा लेना पड़ेगा। कोई चीज देख के आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा, आपको यहाँ से स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक्टिवली काम करना पड़ता है। बहुत सारे टेस्टेड मेथड्स हैं जो कि आपका स्ट्रेस कम करेंगे, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, योगा, मसाज, एक्सरसाइज। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के ऊपर तो कई सारी स्टडीज भी हो चुकी हैं जिसमें लोगों ने योगा और गाइडेड मेडिटेशन और ग्रुप डिस्कशन से सक्सेसफुली अपना कॉर्टिसोल लेवल और एब्डोमिनल फैट कम किया है। तो ये कर चुके हैं लोग, पर हम लोगों को पता नहीं है बस। प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस कम करने के लिए जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है थ्रू माइंडफुल मेडिटेशन एंड इम्प्रूव्ड स्लीप एंड हाइजीन,
ये इन्होंने बुक में किसी पार्ट में दे रखा है। ओके, स्लीप डिप्रिवेशन, कम सोना भी एक मेजर कॉज है आजकल के टाइम पे स्ट्रेस का। तो स्लीप ड्यूरेशन लोगों की कम होती जा रही है। 1910 में लोग लगभग 9 घंटे सोते थे एवरेज, और आजकल लगभग 30% ऑफ अडल्ट्स 30 से 64 30 से 64 की एज के बीच के लगभग 30% लोग 6 घंटे से कम सो रहे हैं, एंड इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज रॉन्ग। शिफ्ट वर्कर्स आर स्पेशली प्रोन टू स्लीप डिप्रिवेशन एंड ऑफ नाइट शिफ्ट एंड आर ऑफ्टन रिपोर्ट फ्यूअर देन 5 hours ऑफ स्लीप। जो लोग नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं उनको दिन में केवल 5 घंटे की नींद नसीब हो रही है। ये एवरेज डेटा है जो कि कम है। पॉपुलेशन स्टडीज कंसिस्टेंटली लिंक, कई सारी भीड़ की अगर हम स्टडी करें तो ये पता लगा है कि स्लीप कम होने की वजह से एक्सेस वेट हो रहा है, गेन हो रहा है लोगों में, जनरली विद 7 hours बीइंग द पॉइंट वेयर द वेट गेन स्टार्ट्स। ये भी माना जाता है कि अगर आप 7 घंटे से कम सो रहे हो तो आपका वेट गेन होगा, एक एवरेज। आपको वेट अगर नहीं बढ़ने देना है तो आप प्लीज 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 7 घंटे से ज्यादा डेली सोना स्टार्ट करो। 5 to 6 hours सोना 50% से ज्यादा लोगों में वेट गेन पाया गया। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर इतने लोग दुनिया में ओबीज हुए तो उनमें से 50% इसलिए ओबीज हुए क्योंकि वो 6 घंटे के से कम सो रहे हैं, 7 घंटे से कम सो रहे हैं, और उनमें भी ये पता लगा 5 से 6 घंटे सो रहे हैं। तो अगर दुनिया में 1 लाख लोग हैं तो उनमें से 50,000 सिर्फ कम सोने की वजह से मोटे हुए हैं। ढंग से सोना स्टार्ट कर दो। स्ट्रेस होगा नहीं सो पाओगे, स्ट्रेस में नींद भी नहीं आती, स्ट्रेस में मोटे भी हो रहे हो। स्ट्रेस कम करो, नींद भी आएगी, पतले भी होगे, दोनों बेनिफिट्स हैं, करना चाहिए हमें। द मोर स्लीप डिप्रिवेशन द मोर वेट गेन्ड। जितना ज्यादा स्लीप डिप्रिवेशन होगा उतना ज्यादा वेट गेन होगा। स्लीप डिप्रिवेशन होता क्या है? वो एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर है और जो आपके कॉर्टिसोल को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हाई इंसुलिन हाई होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। एक रात को अगर आप पूरा ना सो तो आपकी कॉर्टिसोल लेवल लगभग 100% तक बढ़ जाते हैं, डबल हो सकता है, और अगली इवनिंग तक कॉर्टिसोल इज स्टिल 37 to 45% हायर। मतलब अगर मैं आज अपनी नींद पूरी ना करूं तो मेरा स्ट्रेस लेवल डबल हो चुका होगा सुबह तक, और अगले दिन की शाम तक भी वो कॉर्टिसोल लेवल 37 से 45% तक उछाल मार के रह रहा होगा। पूरे दिन के लिए स्ट्रेस हाई हो गया। रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्लीप टू 4 hours इन हेल्दी वॉलंटियर्स। कुछ लोगों में जो लोग ऑलरेडी हेल्दी थे उनमें सिर्फ 4 घंटे की नींद दी गई तो ये पाया गया कि 40% इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई है। इंसुलिन सेंसिटिविटी होना अच्छी बात है। इंसुलिन सेंसिटिविटी 40% तक ड्रॉप हो गई सिर्फ एक रात जब उनको हमने सोने नहीं दिया। एक दिन में आपकी बॉडी इंसुलिन को ढंग से काम करना बंद कर देगी अगर आप सिर्फ एक रात भी ढंग से नहीं सो रहे। हम तो सालों साल से नहीं सो रहे हैं। 5 दिन के स्लीप डिप्रिवेशन के बाद इंसुलिन सिक्रीशन 20% कम हो गया, बॉडी ने इंसुलिन बनाना भी कम कर दिया, एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी एवरेज 25% डिक्रीज हो गई। कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया 20%। एक और स्टडी थी जिसमें ये पता लगा कि अगर हम स्लीप ड्यूरेशन को कम कर देते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। दोनों एंजाइम लेप्टिन एंड ग्रेलिन, ये वो दो हार्मोन है जो हमारी बॉडी के मोटापे और एपेटाइट, हमारी भूख लगने को कंट्रोल करते हैं। शो अ डेली रिदम। हमारे लेप्टिन ग्रेलिन ना एक रिदम में काम करते हैं। रोज मेरे को अगर 9 बजे भूख लगती है तो मेरे को 9 बजे भूख लगने की आदत हो जाएगी। ये दोनों एक रूटीन में काम करते हैं। इनकी रूटीन खराब हो जाती है अगर आप ढंग से सोते नहीं हो तो। बोथ विस्कन्सिन स्लीप कोहर्ट स्टडी एंड द क्यूबेक फैमिली स्टडी, इन्होंने ये दो अलग अलग स्टडीज हुई थी नींद के ऊपर। इन्होंने बताया कि थोड़ी देर अगर आप कम सोते हो तो हायर बॉडी वेट बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी का लेप्टिन कम हो जाएगा और ग्रेलिन बढ़ेगा। मतलब आपकी बॉडी आपको बताना बंद कर देगी कब भूख मिट गई है, आप ओवर ईटिंग करोगे, और ग्रेलिन भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपको दिन भर भूख भी ज्यादा लगती रहेगी। ये सब क्यों हो रहा है? कम सोने की वजह से। पूरा सोना स्टार्ट करो। स्लीप डिप्रिवेशन क्लियरली ये बताता है कि वेट लॉस कि आपके सारे एफर्ट फेल हो जाएंगे अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो। साथ ही साथ लो स्ट्रेस की कंडीशंस में अगर आप स्लीप कम ले रहे हो, अगर आपको स्ट्रेस नहीं है पर आप फिर भी कम सो रहे हो, तो आपका लेप्टिन डिक्रीज नहीं होता है और ना ही आपकी भूख बढ़ती है। मतलब अगर आपको स्ट्रेस नहीं है और फिर भी आप कम सो रहे हो तो आपकी भूख नहीं बढ़ेगी, जिसका मतलब यह है कि स्लीप लॉस पर that is harmful, which suggests that it is not the sleep loss that is harmful, but the activation of stress hormones and hunger mechanisms.
गेटिंग गुड इनफ इज एसेंशियल टू एनी वेट लॉस प्लान। ओके, सो इन्होंने ये बताया कि अगर आपकी स्लीप कम है और आपका स्ट्रेस लेवल कम है तो उससे लेप्टिन कम नहीं होता है और आपकी भूख बढ़ेगी। लो स्ट्रेस कंडीशंस डज नॉट डिक्रीज लेप्टिन और इंक्रीज हंगर। ठीक है, जिससे हमें ये भी पता लगता है कि अगर आपकी स्लीप लॉस है, स्लीप लॉस दैट इज हार्मफुल, खाना अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है जो कि हार्मफुल भी है बॉडी के लिए, बट आपका स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेट है और आपके हंगर मैकेनिज्म भी अगर गड़बड़ हो रहे हैं तो भी आप मोटे हो जाते हो। तो बेसिकली आपके सोने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ट्राई टू स्लीप गुड, डीप स्लीप लेने की कोशिश करो। हो सके तो आप रात को ऐसे एरिया में सो जहाँ पे आपको एसी के बल्ब की एक लाइट भी नहीं जल रही हो। पिच डार्क होना चाहिए, इतना डार्क होना चाहिए आपके रूम कि आप अगर अपना हाथ उठाओ तो आपको आपका हाथ ना दिखे। दैट इज द ऑप्टिमम वे टू स्लीप। एंड नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द एटकिंस ऑनस्लॉट। एटकिंस डाइट के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। दैट इज चैप्टर 9 ऑफ ओबेसिटी कोड। वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड नॉट टू फॉरगेट, we have started with our clinic, Galena Physiotherapy and Sports Performance Center at Noida Sector 41. Do visit us, and it is a sport based physiotherapy clinic. So हम लोग एथलीट्स को ट्रेन करते हैं एंड हमारी अप्रोच इज ऑलवेज एथलेटिक। आप आम आदमी की तरह आएंगे और हो सकता है आपके अंदर से एक एथलीट निकले। सो स्टे ट्यून्ड।